पर हमला, आईपीएस व प्रधान आरक्षक घायल। गांव टकरावदा में रास्ते की बात को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद। शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर गांव टकरावदा में गुरुवार रात दो पक्षों के विवाद को सुलझाने गई बिलाग्राम पुलिस पर एक पक्ष ने हमला कर दिया था, जिसमें बिलाग्राम थाना प्रभारी आईपीएस समेत 2 पुलिस जवानों को चोटें आई। हालांकि तीनों को मामूली चोट आई है, लेकिन ग्रामीण ने पुलिस वाहन को भी क्षति पहुंचाई है। पुलिस ने एक ग्रामीण के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में एक ही समाज चंद्रवंशी के 2 पक्ष बद्रीलाल व राजेश में विवाद हो गया था। विवाद बद्रीलाल के घर के समीप लघु शंका करने की बात को लेकर हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश ने अपने 2 भाई मदन व कमल के साथ मिलकर बद्रीलाल के घर में घुसकर उससे मारपीट करी। तीनों भाइयों ने बद्रीलाल को इस तरह मारा कि उसे 108 एम्बुलेंस से तुरंत शासकीय अस्पताल ले जाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही बिलाग्राम के 2 प्रधान आरक्षक राजाराम व दयाशंकर गांव में पहुंचे, लेकिन बद्रीलाल के गांव में न होने से दोनों पुलिस जवान राजेश व उसके परिजनों को समझाकर पुनः थाने लौट आए थे। लेकिन पुलिस के जाते ही राजेश ने बद्रीलाल के पिता के साथ फिर मारपीट की, जिसकी सूचना मिलने पर फिर दोनों आरक्षक गांव पहुंचे। इस बार दोनों आरक्षक के साथ राजेश बदसलूकी करने लगा। पुलिस जब राजेश को पकड़कर थाने लाने लगी तो राजेश झूमा झटकी करने लगा। बाद में राजेश के परिवार की दर्जनों महिलाएं भी एकत्रित हो गई। प्रधान आरक्षक ने मामला बढ़ता देखा और तुरंत आईपीएस अभिनव चौकसे को जानकारी दी। सूचना मिलते ही आईपीएस तुरंत गांव पहुंचे और राजेश व उसके परिजनों को समझाने लगे, लेकिन राजेश तब भी पुलिस से बदसलूकी करने से बाज नहीं आया और अचानक अचेत होकर गिर गया, जिससे पुलिस भी घबरा गई। पुलिस ने तुरंत राजेश को वाहन जीप में बैठाया और नागदा लाने लगी। इसी दौरान महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे आईपीएस की आंख के समीप चोट आई है और पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने नागदा में राजेश को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इधर पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रधान आरक्षक राजाराम की रिपोर्ट पर भारतीय दंड विधान की धारा 353, 336, 332, 147 व 427 में प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही बद्रीलाल की रिपोर्ट पर राजेश व उसके भाई मदन व कमल के खिलाफ भी भारतीय दंड विधान की धारा 323, 294 व 506 में प्रकरण दर्ज किया गया। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी भी रात को ही बिलाग्राम थाने पर पहुंच गए। ग्राम टकरावदा में कल रात की घटना है कि ग्राम टकरावदा में बागरी समाज का एक बद्री है और एक राजेश है। इन दोनों के बीच में किसी रास्ते को लेकर के, आने जाने को लेकर के इनके में विवाद हुआ तो राजेश ने बद्री को मारा घर में घुस के और मारपीट करी। तो इसकी सूचना थाने पे आई थी। थाने पे सूचना आने के बाद में थाने का बल रवाना किया गया था। वहाँ पहुँच के प्रधान आरक्षक राजाराम थे, उसमें दयाशंकर थे, वहाँ पहुँच के उनके द्वारा बताया गया, समझाया गया। तो उसको उन्होंने कहा ठीक है, बोले साहब 108 तो ले गई बद्री को, जो घायल था तो ले गई घायल को। तो ये लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद 100 नंबर पे फ़ोन आया कि भाई बद्री के पिताजी को गांव में ये मार रहे हैं। तो 100 नंबर में गोपाल चावला करके आरक्षक था, वो कोई पॉइंट कर रहा था कवर। उसने थाने लगाया कि भाई मैं कोई पॉइंट पर हूँ, देर हो जाएगी, वहाँ झगड़ा हो रहा था, तुम लोग थाने की मोबाइल लेके चले जाओ। तो थाने की मोबाइल पे लेके ये दोनों फिर गए और जाने के बाद में देखा तो राजेश था, दारू के नशे में था। तो समझा रहे थे, इस बीच में बातचीत जानकारी ले रहे थे। तो राजेश ने आके बोला कि हाँ मैंने मारा है, क्या कर लोगे तुम। और फिर राजाराम हेड साहब के साथ में उनके साथ में धक्का मुक्की करी और राजा इनको लेके आ रहे थे राजेश को, तो महिलाएं भी आ गई, लाने नहीं दिया। इस बीच में फिर उन्होंने थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया तो थाना प्रभारी भी पहुँचे वहाँ पे। उनके द्वारा भी समझाइश दी गई ग्रामवासियों को और उसको ले चलने लगे। तो उसमें भी उन्होंने खींचातानी करी, उसको नहीं ले जाने दे रहे थे। इस बीच में राजेश ने बहाना करा बेहोशी का और नीचे गिर गया। तो पुलिस ने फिर और भी सोचा कि ये कहीं कोई और दूसरी घटना ना हो, तो उसको अब फर्स्ट एड के लिए ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो उसको गाड़ी में बैठ के लेके आ रहे थे तो एक पत्थर मारे, तो जो कि गाड़ी का साइड का ग्लास भी टूटा है और चोट भी एक छोटी सी हल्की सी आई है। और उस पे से फिर ये थाने हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में इसको फिर चेकअप बैकअप करवाया तो वहाँ पे इसको कोई चोट नहीं थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं मिली। फिर भी एक ड्रिप लगाई थी इसकी और दारू पिए हुए था ये। इसका मेडिकल भी करवाया है हमने रात में, जिसमें कि उसमें डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया है कि इसको चोट नहीं है और ये स्मेल दारू पिए हुए था। फिर इसको वहाँ से हम लोग थाने लेके आए थे। मुकदमा कायम हुआ है, इसमें बद्री की तरफ से पहला मुकदमा कायम हुआ है। राजेश इसके दोनों भाई हैं, इनके खिलाफ कायम हुआ है। और फिर बाद में जो कि राजाराम के साथ शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई थी, उनको लाने नहीं दिया गया, तो उस पर से भी 353, 332 और 147 और गाड़ी का कांच छूटा है
427 और पत्थर मारा था 336 का मुकदमा कायम किया गया है और राजेश को पकड़ लिया गया है। शेष आरोपी की तलाश की जा रही है। कौन सा जनसा हॉस्पिटल लेवल पर? ये सिविल हॉस्पिटल लेने से। राजेश के 2 भाई के साथ बताओ, उनका नाम क्या है? राजेश के 2 भाई, हाँ, राजेश के 2 भाई के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है, इसके सगे भाई हैं। एक का नाम मदन है और एक का नाम कमल है। पिताजी नाम था? पिताजी का नाम बालू और एक का नाम है भंवर। मतलब कमल पिता भंवर काका बाबा के होंगे और ये मदन पिता कालू। विवाद कोई पुराना भी है कि सिर्फ सेड़े के विषय में कोई नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि वो जो फरियादी है बद्री, उसके घर के बराबर में गली है, वहाँ पे जाके टॉयलेट वगैरह ये लोग करते होंगे। अब रात के इतने टाइम में उसने मना करा होगा, वहाँ उनकी लेडीज़ वगैरह रहती कि भाई यहाँ क्यों करते हो टॉयलेट, तो उसी बात पे से इनका कहाँ से नहीं। सर, रात में कितने बजे की घटना है ये? यार पहली बद्री के साथ 11:15 की, उसके बाद में जब पुलिस पहुँच गई तो फिर लेके आ रही तो उसको 12:15 की। सर, ये IPS की साहब की तरफ से भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, वो राजा राम के साथ में हैंडलिंग करी थी ना, तो उस पर से राजा राम की तरफ से मुकदमा कायम किया। जानकारी ऐसी लगी IPS साहब को भी कहीं लगी है? छोटी चोट लगी है, थोड़ी सी लगी है, पत्थर जैसे मार पे। हाँ, वो फर्स्ट ट्रीटमेंट करा दिया था उनको, फर्स्ट ट्रीटमेंट करा दिया है। सर, घटना स्थल पर रात में IPS साहब के साथ में कितने लोग गए? हाँ, वो तो देखना पड़ेगा कौन कौन गए थे उसमें, कौन कौन गया था देख लेंगे। बादीपुरा क्षेत्र में कंट्रोल संचालन पर भेदभाव कर राशन वितरण करने का आरोप लगाते हुए पूर्व पार्षद मंजू ररोतिया ने SDM RP वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि BPL कार्ड धारकों को 3 माह का राशन वितरित कर दिया गया है। इसके बाद भी कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के इशारों पर कंट्रोल संचालक दोबारा राशन दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है। SDM वर्मा ने मामले की जांच करने के निर्देश फूड इंस्पेक्टर नागेश दायमा को दिए। इसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी SDM ने दिए। सभी को राशन दिया जाएगा। तो दूसरा आवेदन है सर कि जो कोविड-19 के अंदर संबल योजना में पंजीकृत असंगठित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने वाला उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शासन की योजना संबल योजना में कई असंगठित कर्मचारियों को नगर पालिका द्वारा पंजीयन किया गया था। कोरोना वायरस के चलते नगर के उद्योगों ने अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया जा रहा है। वहीं संबल योजना में पंजीकृत असंगठित कर्मचारियों की प्रशासन सूट नहीं ले रहा है। इन सभी परिवारों को शासन से मदद नहीं मिलने पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त आवेदन पर कार्रवाई कर सभी पंजीकृत परिवारों को प्रशासन द्वारा लाभ दिलाया जाए। लिख रहा हूँ, आप बात सुन देंगे। कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो BPL वाले लोग हैं उन BPL वालों को जो 3 महीने का राशन था वो दे दिया गया। उसका कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है, वो निर्णय आया था कि देना चाहिए, दे दिया। अब कोविड-19 वाला गेहूँ आया कि जो लोग BPL में नहीं आते हैं परंतु गरीब हैं, ज़रूरतमंद है, भले वो APL के हों, उनको आप चिन्हित कर लें। वो सर्वे हमने कराया था, हमने लगभग मार्च में कराया, मार्च में कराया। उसमें 3 व्यक्ति थे, कंट्रोल की दुकान वाला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक और कोई था हमारा नगर पालिका। इन लोगों ने सर्वे करके 4900 ऐसे परिवार निकाले जिनको ये राशन देना था। वो हमने उस 500 कुंटल गेहूँ से दिया। तीसरा खाद्यान्न आया हमारा चावल का, उसकी सूची भोपाल से आई। जिनकी पात्रता पर्ची नहीं थी उनकी लिए वो है 1115 लोगों की, जिनमें 700 को वो भी दे चुके हैं, बाकी के नाम पत्र नहीं मिले। वो चावल गेहूँ चावल दोनों साथ। ये 3 प्रकार के आए, है ना, 1115 वन टाइम एक बार में आया। अब आया अपना वापस हमने मांगा है 500 कुंटल, ये 500 कुंटल हो चुका है। 500 कुंटल अब जो आएगा उसमें फिर हम ज़रूरतमंदों वालों लोगों को जो निर्देश आएंगे उसके मान से देंगे। अब अपना ये BPL का आ गया माल। जी सर, 1 महीने का है कि 2 महीने का? 1 महीने का 1 महीने का वितरण हो गया और 1 महीने का और आ गया। BPL को आप वितरण करा दें तो BPL को तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं है। अब यदि फिर भी आप कह रहे कुछ लोग छूट गए हैं
हम इस बात से इनकार नहीं करते कि कोई नहीं छूटा हो, छूट सकते हैं। हमारी मशीनरी भी काम करे तो कहीं ना कहीं वो भी गलती कर सकती है। आप सूची दे दीजिएगा, हम समग्र से तत्काल निराकरण कर लेंगे कि इसको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, सूची दे दीजिए। ईपीएफ पेंशनधारी की न्यूनतम पेंशन 1 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने व डीए के साथ लिंक करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री को पत्र ईमेल किया। इस संबंध में शेखावत ने बताया कि नवंबर 1995 को ईपीएफ पेंशन लागू की गई थी, प्रतिवर्ष में रिवाइज की जानी थी, लेकिन इसका आज तक अभाव है। वर्तमान समय में कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा वृद्धा विधवा पेंशन 1,000 से अधिक मिल रही है, लेकिन प्रदेश में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि कोरोना जैसी महामारी के चलते पेंशनधारियों को किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। यदि केंद्र सरकार द्वारा ईपीएफ को रिवाइज किया जाता है तो उसकी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकेगा। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने और लेबर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों को हमने एक पत्र के माध्यम से और मेल किया है और मेल करके ये मांग की है कि वर्तमान परिदृश्य में पूरे देश में सभी प्रकार के मजदूरों के बारे में सरकार उदारता से विचार कर रही है। ऐसी परिस्थिति में ईपीएफ के जो पेंशनधारी है, ईपीएफ के माध्यम से जिनको पेंशन मिलती है, ऐसे लोगों को 16/11/95 को जब ईपीएफ पेंशन शुरू हुई थी, जब ऐसा उसमें तत्कालीन प्रावधान था कि हर 5 साल में इसको रिवाइज किया जाएगा, मगर रिवाइज हुआ ही नहीं। पिछली सरकार में, मोदी जी की सरकार में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया की गई थी। तत्पश्चात आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में पेंशन के मामले में बहुत ही सबसे पीछे, क्योंकि राज्य की बहुत सारी सरकारें सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000, 1,200, 1,500 रुपये कर चुकी है। तो ईपीएफ पेंशन तो एक कंट्रीब्यूटिव पेंशन है, तो इसमें हमने मांग की है कि 5,000 रुपया न्यूनतम पेंशन, और इस 5,000 रुपया न्यूनतम पेंशन को इससे डीए के साथ में लिंक किया जाए। ये भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और लेबर मिनिस्टर को और अपने यहाँ के मंत्री जी थावरचंद जी गहलोत को, इन सभी से हमने रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में गंभीरता से विचार करें, विचार करके और जल्दी इसका निर्णय करें। दूसरा, हम ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ईपीएफ की पेंशन जो है, ये ईपीएफ की पेंशन के मिलने जो वितरण जो होता है, वितरण में भी हर बार काफ़ी लोगों की शिकायतें रहती है कि समय पे मिलता नहीं है। तो 1 तारीख को सारे लोगों के बैंक अकाउंट में ईपीएफ पेंशन आ जाए, इसके लिए भी हमने पत्र लिखा है। दूसरा ये कि भाई ये जो हमारे संविदा श्रमिक है, ठेका श्रमिक जो है, ठेका श्रमिकों का भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न ठेकेदारों के पास काम करने के बाद में उनका जो ईपीएफ ट्रांसफ़र नहीं होता था, एक उनने यूनिवर्सल कोड तो बना दिया, मगर यूनिवर्सल कोड बनाने के बाद भी आज भी नागदा के कई ठेकेदारों मजदूरों के ईपीएफ के खाते ट्रांसफ़र नहीं हुए। यहाँ बहुत सारे जो विशेषकर सिक्योरिटी विभाग में, सिक्योरिटी विभाग की एजेंसियाँ पता नहीं कहाँ पर राजस्थान में रजिस्टर्ड है, कोई दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं और लंबे समय तक सिक्योरिटी वालों का ईपीएफ काटने के बाद में न तो जमा कराते हैं और न ही उसको जब सिक्योरिटी एजेंसी बदल जाती है तो न ही ईपीएफ ट्रांसफ़र होता है। इन सारे संबंधों में हमने बहुत विस्तार के साथ में राज्य के उनको भी लिखा है और सेंट्रल को भी लिखा है। आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि ईपीएफ के जो हमारे बंधु हैं, उन सबकी पेंशन के बारे में सम संगठन चिंतित है। भारतीय मजदूर संघ ने भी समय समय पर इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है और अभी भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है कि ईपीएफ पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ना चाहिए और इसको इसके साथ में लिंक किया जाना चाहिए। इतना ही आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सभी मजदूरों के बारे में कई प्रकार की घोषणाएं हो रही है, तो ईपीएफ पेंशनधारियों के मन में बहुत जिज्ञासा है कि हमारे बारे में भी कोई निर्णय शासन स्तर के ऊपर ईपीएफ बोर्ड के द्वारा लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अपेक्षा है कि जल्दी ही कोई कार्रवाई होगी। धन्यवाद। मेहतवास निवासी दिनेश दुबे ने शुक्रवार की दोपहर एसडीएम राम प्रसाद वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुबे ने बताया कि महिदपुर रोड निवासी दिनेश अग्रवाल द्वारा
लॉकडाउन में सेव का व्यवसाय किया जा रहा है, जो कि लॉकडाउन के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। दुबे ने एसडीएम को बताया कि अग्रवाल द्वारा जिस थैली में सेव पैकिंग कर बेची जा रही है, उसमें निर्धारित गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है। एसडीएम वर्मा ने मामले की जांच खाद्य व अपमिश्रण विभाग को करने के निर्देश दिए। ज्ञापन दिया गया सर, क्या है मामला सर? दिनेश अग्रवाल मार्केटिंग के दिनेश अग्रवाल उनके परिवार द्वारा लॉकडाउन में व्यवसाय करने एवं हल्की एवं घटिया सामग्री बेचने पर कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया गया। इसके साथ वो 2 थैली सेव की भी लाए थे। तो मैंने उनको यही बताया कि ये थैली नमकीन की है, जिसमें यदि मापदंड का उपयोग वो नहीं किया गया मापदंड अनुसार, तो उसका फूड एंड सेफ्टी विभाग कार्रवाई कर सकता है, जो जिसका उज्जैन में कार्यालय है। ये तो उनको नमूने के तौर पर दे दें। और इसमें मैंने नायब तहसीलदार सलोनी को आदेशित किया है कि मौके पर इसकी जांच करके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें। थैंक यू सर। जी आज आपने ज्ञापन दिया, क्या है मामला? ये दिनेश अग्रवाल है, दिनेश मार्केटिंग वाला, जो सेव नमकीन का व्यवसायी है और शहर का व्यापारी संघ का अध्यक्ष संयोजक भी है वो। और आज मैंने कल भी उसके यहाँ पे 1-2 व्यक्तियों को सेव खरीदने के लिए करीबन 11 बजे के आसपास मैंने एक लड़के को सेव खरीदने के लिए वहाँ पहुँचाया था मैंने। तो लगातार वो सेव विक्रय कर रहा है लॉकडाउन के अंदर भी। वो धरले से वो उसका जो कारखाना है वहाँ पे भी मैं देख के आया हूँ। उस कारखाने के अंदर भी 8 से 10 कुंटल रोज सेव बना करके थोक और खेरची व्यापारियों को दे रहा है। वो लॉकडाउन का सरासर उल्लंघन है। और ना वहाँ पे उसके कारखाने में किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम कायदे का कोई पालन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मीटिंग में चलना है। थैंक यू। और इसके खिलाफ मैंने वो एसडीएम साहब को मैंने शिकायत की, लिखित शिकायत की है। और सेव लगातार 2 दिन मैंने उसके यहाँ से सेव खरीदवाई है। इसके ऊपर जो सेव खरीदवाई है, इस पर ना तो उस पर तो उसकी डेट एक्सपायरी डेट लिखी है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है। जो उसमें कंटेंट लिखे हैं वो उसके अंदर है नहीं। तो मात्र 60 रुपये किलो के अंदर उसने सेव दी है। ठीक है। लॉकडाउन लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि श्रमिक को घर बैठे वेतन मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर उद्योगों का इशारा कर दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और स्थगन लेकर आएं। ये आरोप विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने शुक्रवार को ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों का ज्ञापन लेने के दौरान लगाया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रमिकों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, जिससे श्रमिकों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेका श्रमिकों ने आज ज्ञापन दिया सर, क्या है मामला? निश्चित रूप से हमारे ठेका श्रमिकों की समस्या काफ़ी गंभीर है। एक तरफ तो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सब लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को पगार मिलेगी, घोषणा कर रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी विडम्बना की बात है, उन्होंने घोषणाएं कर, परंतु शासकीय आदेश जो गजट नोटिफिकेशन होता है प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया, जिसके कारण आज मजदूर और उद्योगपति अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि वो देने को बाध्य नहीं है। यदि गजट नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार करती तो निश्चित रूप से इनको मजबूरन हर उद्योगपतियों को जो आज शासन का आदेश उसका पालन करना पड़ता है। एक तरफ तो मजदूर हित की बात टीवी के माध्यम से चलती रहती है और दूसरे दर्जे पे उद्योगपतियों की मदद के लिए पूरा काम होता है। अभी मैडम का क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है अभी यही कि नो पे, तो निश्चित रूप से आजकल तो सब सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है, शासन कुछ नहीं कर रहा। शासन अपनी बदनामी के जो होती है उसको कोर्ट के माध्यम से आदेश करवा लेता है। तो निश्चित रूप से एक तरह से हम सब लोग हमको न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हम निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे और उद्योगपतियों को भी चाहिए। नागदा का उद्योग जैसे ने 500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत फंड में दिया है, यदि 1-2 करोड़ रुपये इन मजदूरों को बांट देते तो निश्चित रूप से मजदूरों का भला होता और जिनके उद्योगपतियों की जय जयकार होती। वर्तमान जो भाजपा सरकार है, राम की भी जय रावण की भी जय इसी तर्ज पे काम कर रही है। लॉकडाउन हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या शिवराज सिंह जी हो, सबने प्रदेश के और देश के श्रमिकों को आश्वस्त करा था कि लॉकडाउन के दिनों में आप जब घर पे बैठेंगे तो भी आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको वेतन मिलेगी। दूसरी ओर उद्योगपतियों को ये इशारा कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इस आदेश पर
स्टे लिया है या उस पर अपना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लेके आ जाए। और उद्योगपतियों ने वही काम करा। आज केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के जो भी श्रम विभाग है उनके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की दुहाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका दायित्व होता है कि सुप्रीम कोर्ट में श्रमिकों का पक्ष रखकर आज जो महामारी का समय है जिसमें लोगों को भरण पोषण, अपने परिवार के भरण पोषण में दिक्कतें आ रही, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, उनका पक्ष रख के न्याय दिलाना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके श्रमिकों को अपने हाल पे छोड़ना चाहिए। अभी सहायक श्रमायुक्त महोदया मैडम से विधायक जी की चर्चा हुई है। विधायक जी ने दोनों आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो प्रदेश और केंद्र सरकार ने जो आदेश है, वो दोनों आदेश मंगवाए हैं। हम श्रमिकों को आश्वस्त करते हैं, इनको विश्वास दिलाते हैं कि इनकी लड़ाई हर स्तर पर कांग्रेस लड़ेगी और इनको न्याय दिलाएगी। हम विधायक साहब से निवेदन करते हैं, जैसे इन्होंने 12 घंटे से 8 घंटे ड्यूटी करवाई है मजदूरों की, वैसे ही हम ठेका मजदूरों के लिए जो पगार रुकी हुई है मजदूरों की, वो पगार जल्दी से जल्दी दिलवाएं। जी मजदूर अभी यहाँ पे करीब नहीं, यानी जिनको पगार नहीं दे रहा, 700-800 मजदूर हैं जिनको पगार नहीं मिली रहती। केवल 23 तारीख का 23 को जो न्याय, अब 23 को जैसे हमारा आपका रिटर्न हो गई थी, बाकी पूरे महीने से आए ना हम। और इसमें भाई साहब कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको अभी तक बोनस भी नहीं हुआ। बोनस ही नहीं मिला हमारे डिपार्टमेंट में। कुछ मजदूरों को तो बोनस दिलवा देंगे, कुछ मजदूरों को तो 15% बोनस मिलना था तो उसको 20% दिया गया, और जिसको 20% मिलना था उसको 18% बोनस दिया गया। आज भी कितने ही मजदूर ऐसे हैं जिनको बोनस ही नहीं मिला है। और ये एक भाई ये है, इनके पैर में एक्सीडेंट हुआ था 14 अप्रैल को, इनको ड्यूटी पे बुलाया गया था और इनको एक्सीडेंट हुआ था इनका, तो इन्होंने हमारे को बताया नहीं, और महीने भर बाद इनने हमारे को बताया। तो हमने बोला कि यार अब इतने दिनों बाद बता रहे हो आप, तो आप एक काम करो जनसेवा जाओ। तो मीणा जी गए थे और हमारे एक और 2 साथी गए थे इनके साथ में, तो इनका चेकअप करवाया, पता चला कि इनकी हड्डी क्रैक है, तो पट्टा चढ़वाया। फिर उसके बाद में अभी तक कोई इनकी सूद नहीं ले रहा, ना इनका ठेकेदार ना मैनेजमेंट। और ड्यूटी के टाइम पे इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैनेजमेंट तो मालूम ही नहीं है, मैनेजमेंट को, ठेकेदार को, सुपरवाइजर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई को जानकारी ही नहीं है। क्या नाम है इनका? इनका नाम देवेंद्र राठौर। एचएमएस ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आरपी वर्मा को सौंपा। एचएमएस के जगमाल सिंह राठौर व आनंद दीक्षित ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के श्रम कानूनों को परिवर्तन कर पूंजीवादी सोच को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मी, पुलिस प्रशासन, सम्मानीय एसडीएम साहब, रत्नाकर साहब, तहसीलदार साहब, पटवा साहब, और जो भी हमारी सेवा के अंदर, पूरे इस देश की सेवा के अंदर, इस कोरोना की लड़ाई के अंदर जो लगे हुए हैं, उनको हम हृदय से, तहे दिल से उनको नमस्कार करते हैं। जो इस तपती धूप के अंदर, और हम अपने घर में बैठे हैं, उसके बावजूद में भी हर सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, सब जगह का ध्यान रखते हुए जो काम कर रहे हैं। आज हम श्रम संगठन ग्रेसिम केमिकल की तरफ से, हम दोनों श्रम संगठन एचएमएस की तरफ से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों श्रम कानून में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बारे में आज हम सम्मानीय एसडीएम महोदय साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। तो पिछले काफ़ी समय से हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सरकारों द्वारा श्रमिक कानूनों में सुधार के नाम पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। अध्यादेश पारित करके उसमें ये प्रस्ताव भेजा उन्होंने कि श्रम कानूनों में तरह तरह के सुधार किए जाए। सुधार के नाम पे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मजदूरों के हकों पे कुठाराघात है। उन्होंने सुधार में ये लिखा है, कई बातें हैं उसमें, जिसमें 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा सकता है। कोई श्रम निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर किसी भी उद्योग में जाँच के लिए नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार की उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। श्रमिकों को जैसे चाहे वैसे उद्योगपति रखें और निकाल सकते हैं। उनकी मर्जी से, स्वतंत्र एजेंसी से, उनके अपने जो पिट्ठू एजेंसियां हैं
जो उनकी सेटिंग वाली एजेंसियां हैं उनसे वो निरीक्षण करवा सकते हैं, सर्वे करा करके उनकी संख्या का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार के तमाम काले कानून जो इन्होंने थोपे हैं श्रमिकों के ऊपर, उनका हम लोग हिंद मजदूर सभा की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की आड़ में श्रम कानूनों में परिवर्तन कर सीधे उद्योगपतियों को बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए खुली छूट दे दी गई है। इसे ना तो संवैधानिक रूप से और ना ही मानवता के रूप से सही माना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो काले कानून पारित किए गए हैं वो श्रम संगठन विरोधी और श्रमिक विरोधी हैं। आज 22 को हम पूरे श्रम संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि इन काले कानूनों को वापस लें। आज ज्ञापन दिया है सर, क्या है मामला सर? मामला ये है कि जो श्रम कानूनों में चेंजेस हुए हैं या उनको शिथिल किया गया है, उनके विरोध स्वरूप आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से संबंधितों को भेज दिया जाएगा। थैंक यू। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरावा पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के प्रकरण दर्ज करने के विरोध में विधायक गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की दोपहर सर्किट हाउस पर कलेक्टर व कमिश्नर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम वर्मा को सौंपा। कल की हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद भरावा जी के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया गया है, निश्चित रूप से पूरे नागदा खाचूत की क्षेत्र के अंदर शासन के लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही है। पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें सहयोग प्रदान कर रही हैं। परंतु अब ये जिस प्रकार से देखने में आया है कि अब लॉकडाउन के शक्तियों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति अब पुनः प्रारंभ हो गई। जब लॉकडाउन खत्म होने पर आया तो अब उसको किस राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाए, ये इस बात का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी समर्थक अविनाश जाट, जो दूध की दुकान का संचालक है, तहसीलदार मैडम उसकी दुकान पर ही शटर उचका कर उसको खोला, वहाँ पर कोई दूध पाया नहीं गया। यदि प्रशासन चाहता है कि यदि ये सच्ची घटना है तो एक बार पुनः सील खोल के देख ले, यदि उसमें कहीं दूध उपलब्ध हो गाँव उस दुकान में, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रकरण बनना चाहिए। इतना सब कुछ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पास में ही उनका घर है, तो उन्होंने यही कहा कि भैया मैडम हमारा कोई इसमें कोई वो रोल नहीं है, ये राजनीतिक रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी के का कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस कार्यकर्ता, फिर भी हम मानवता के नाते हम आपसे कह रहे हैं कि अब इसकी दुकान को सील नहीं करें, इसको दंड जुर्माना कर दें। तो निश्चित रूप से मैडम शायद उनके पति भी साथ में थे, तो उनके हमको निश्चित रूप से ठेस पहुँची होगी। परंतु उन बातों यदि उन्होंने कुछ करा होता तो पुलिस विभाग के सब अधिकारी लोग भी उनके साथ में थे, चाहते तत्काल गिरफ्तार करके उनको कर लिया जाता। परंतु रात को 10 बजे इन्होंने 188 के कार्रवाई अविनाश जाट पे एक कार्रवाई करवाई, एक प्रकरण बनवाया सिर्फ, और दूसरे प्रकरण में शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण, इन 3 मतलब जिसके पीछे घटना थी उसको शासकीय कार्य के प्रकरण से दूर कर दिया गया। परंतु जो कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता नहीं थे, उनका नाम भी उसमें जबरन घसीटा गया। तो निश्चित रूप से इस घटना की हम निंदा करते हैं। सबको विदित है कि कोरोना महामारी में प्रदेश का, नगर का जन जन राजनीतिक देश भावना से ऊपर उठकर इस महामारी को हराने में जी जान से जुटा हुआ है। हाल ही में जो खाचरोद में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे गोविंद जी भरावा के साथ में राजनीतिक देशता के चलते और राजनीतिक दबाव में झूठा प्रकरण दर्ज किया, उसके विरोध में आज हम माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष कमिश्नर महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन इनके द्वारा देने आए हैं। गोविंद भरावा जी के घर के पास में एक डेयरी दूध की दुकान है और दूध की दुकान में वहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा था। उस सफाई के कार्य को वहाँ के खाचरोद तहसीलदार मैडम द्वारा ये बताया गया कि दूध बेचा जा रहा है और उसको सील कर दिया गया। गोविंद भरावा जी की इतनी गलती थी कि उन्होंने ये बोल दिया कि मैडम ये जो दुकानदार है ये सफाई कर रहा है, ये दूध नहीं बेच रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों को ये नागवार गुजरा
उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की हीन हरकतें करके प्रकरण दर्ज करवा कर वो जनता की जो आवाज़ विपक्ष के नाते कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलंद कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। आपकी ऐसी हरकतें हमारा मनोबल बढ़ाती है, हमारे एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाती है कि जनता के हित की लड़ाई हम तन मन धन से लड़ेंगे और उनके हक की आवाज़ हम उठाएंगे। दिलीप सिंह गिलर साहब, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया श्रीमान कमिश्नर महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम, जिसे भाजपा समर्थित दूध संचालक अविनाश जाट की दुकान को सील करने के संबंध में हुई बहस को राजनीतिक दबावश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद भरावा व अन्य पर झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के संबंध में निष्पक्ष जांच का प्रकरण निरस्त किया जावे। वहीं महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता श्री रणछोड़ त्रिवेदी और भरत शर्मा पर भी झूठा प्रकरण दर्ज हुआ, उसको निरस्त किया जाए। आज माननीय विधायक महोदय ने और आदरणीय सुबोध स्वामी जी ने एक ज्ञापन दिया है, घटना खासरोद की है, जिसमें वहाँ के तहसीलदार द्वारा वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री गोविंद जी भरावा और डेयरी संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया गया है। तो उसके विरोध स्वरूप आपने ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच की जाकर इसमें कार्रवाई की जावे। तो माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय के नाम पर ये ज्ञापन है। मैं यहाँ से कलेक्टर सर और कमिश्नर सर को ये आवश्यक कार्रवाई के लिए ज्ञापन भेज दूँगा। ऐसा मैंने माननीय विधायक महोदय को भी आश्वस्त किया कि मैं इस ज्ञापन को आगे भेजकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान से आने वाला टिड्डी दल जिले के कई क्षेत्रों में तबाही मचा रहा है। गुरुवार को लाखों की तादाद में टिड्डियों ने महिदपुर आलोट की ओर से दोबारा नागदा खासरोद तहसील में एंट्री मारी, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन की सतर्कता के चलते वह किसी भी गांव की फसलों और हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। एसडीएम वर्मा ने बताया कि दोपहर को उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सूचना मिली थी कि टिड्डी का बहुत बड़ा दल महिदपुर की ओर से नागदा तहसील में प्रवेश करने की संभावना है, जिसको देखते हुए महिदपुर सीमा क्षेत्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को इसकी सूचना दे दी गई थी। साथ ही प्रशासन ने भी टिड्डी दल के आक्रमण को विफल करने की पूरी तैयारी कर ली थी। करीब 12 बजे टिड्डी दल ने महिदपुर क्षेत्र के गांव कल्लू खेड़ी के आसमान में देखा गया, जिसे प्रशासन की मदद से ग्रामीणों ने बर्तन, थाली, ढोल आदि पीट कर अपने यहां उतरने नहीं दिया। इसी प्रकार टिड्डी दल का आक्रमण गांव आक्या कोली, बोरखेड़ा, हिड़ी, अंतरालिया, पानखेड़ी आदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ, लेकिन पूर्व से सतर्क ग्रामीणों ने टिड्डी दल को अपने गाँव में भी भागने को मजबूर कर दिया। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में लगातार मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का क्रम जारी है। इसी क्रम में बीते 2 दिन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के करीब 300 मजदूरों को लेकर बसें रवाना हो चुकी हैं, जिसके बाद अब अगले 2 दिनों में बिहार और झारखंड के लिए बसें रवाना होंगी, जिसके लिए नगर पालिका ने सूची बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। दरअसल सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन से लगातार अभी तक मजदूरों, विद्यार्थियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, लिहाजा ये आंकड़ा अब हजारों में पहुंच गया है। इसी क्रम में बुधवार शाम स्थानीय बस स्टैंड से बसों के माध्यम से मजदूरों को लेकर बसें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई, तो वहीं खासरोद में फंसे पाली जिले राजस्थान के लगभग 50 मजदूरों की बसें खासरोद से रवाना हुई। ये मजदूर मजदूरी करने के लिए यहां आए थे और फिर यहीं पर फंसकर रह गए। मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रशासन के संपर्क में बने हुए थे। जैन के अनुसार सांसद के नेतृत्व में क्षेत्र में फंसे हुए अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों को पहुंचाने की कवायद भी तेज कर दी गई है, जिन्हें आगामी दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान की एक बस यहाँ से रवाना हो रही है, आज क्या है पूरा मामला? जैसा कि मैंने आप सब लोगों से कल आग्रह किया था कि राजस्थान के जो फंसे हुए लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए माननीय सांसद जी और हम लगातार प्रयासरत हैं। माननीय सांसद जी के निर्देशन में आज ये बस बूंदी तक जाएगी और बूंदी में इनको उतारेंगे और वहाँ से फिर इनको पाली जाना है, तो इनको पाली ले जाने का काम जो वहाँ की राजस्थान सरकार है वो करेगी। एक्चुअल में वहाँ के हमारे जो खाचरोद के एक धर्मेंद्र भैया हैं और अनिल भैया छाजेड़ और संजय भैया, इन लोगों ने मुझे 7-8 दिन पहले इस बात की सूचना दी थी कि राजस्थान के कुछ लोग हैं जो दशहरा मैदान में पिछले 2 महीने से फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय और उनको कैसे भी भिजवाना है। मैंने माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी के संज्ञान में यह मामला दिया। माननीय पूर्व विधायक जी श्री दिलीप शेखावत जी को भी मैंने जानकारी दी और उसके बाद लगातार मैं सीओ साहब और कलेक्टर साहब के संपर्क में था। आज सुबह माननीय सीओ साहब का मेरे पास फोन आया कि प्रकाश जी, जिन लोगों का आपने भेजने का कहा था आज उनकी व्यवस्था हमने कर दी है, तो वो सूची एक बार मुझे फिर से भेज दो। फिर मैंने धर्मेंद्र भैया और सबसे बात की और उनसे कहा कि आप वहाँ तैयारी करवाओ। मैंने एक सूची जो मेरे पास थी इन सब लोगों के नामों की, उस सूची को मैंने माननीय सीओ साहब के पास भेजा और उसके बाद वहाँ सीएमओ से कोऑर्डिनेशन किया, वहाँ एसडीएम से कोऑर्डिनेशन करके इनके लिए वहाँ से
खाचरोद से उज्जैन तक के लिए इस बस की व्यवस्था करी। अब ये उज्जैन तक इस बस में जाएंगे, उसके बाद नानाखेड़ा से जिला पंचायत ने कोटा के लिए दूसरी बसों की व्यवस्था की, तो उन सब बसों में ये सवार होके और बूंदी तक ये लोग जाने वाले हैं। बूंदी से फिर ये एक्चुअल में रहने वाले सब पाली के हैं, पर ये बूंदी तक मध्य प्रदेश सरकार इनको भेजेगी और बूंदी से फिर पाली भेजने का काम वहाँ की राजस्थान सरकार इनके लिए करेगी। थैंक यू।